नीट विवाद के लगातार बढ़ते दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में सौंप दी गई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है प्रहलाद जोशी? प्रहलाद जोशी की राजनीति को समझने के लिए हमें चलना होगा 1960 के दशक के कर्नाटक में। 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के बीजापुर, जो कि अब विजयपुरा हो गया है, वहां के एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता रेलवे कर्मचारी थे। प्रहलाद जोशी की शुरुआती पढ़ाई हुबली के रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल में हुई और फिर उन्होंने हुबली के श्री कद्दा सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन यानी कि बीए किया। कॉलेज के दिनों में ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े थे। आरएसएस के अनुशासन और संगठनात्मक ढांचे ने उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। 90s के दशक में उत्तर भारत में जहां राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, वहीं दक्षिण भारत खासकर कर्नाटक में एक और आंदोलन जोरों पर था। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर बड़ा राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ था। बीजेपी और संघ परिवार ने इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा बनाया और इसी राष्ट्र ध्वज आंदोलन और सेव कश्मीर मूवमेंट के दौरान प्रहलाद जोशी एक प्रखर और जुझारू नेता के रूप में राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर कर सामने आए। इसके बाद उन्हें धारवाड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाया गया और फिर संगठन में उनका पद लगातार बढ़ने लगा। साल 2004 में प्रहलाद जोशी ने पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद की ओर कूच कर गए। इसके बाद धारवाड़ सीट उनका ऐसा गढ़ बन गया जिसे विपक्ष अब तक नहीं भेद पाया है। 2004 जिसमें उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की थी। 2009, 2014, 2019 और 2004 लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए। 2012 से 16 के बीच वह कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और विवाद सुलझाने की कला की वजह से उन्हें बीजेपी हाईकमान का बेहद करीबी माने जाने लगा। 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 बनी तो प्रहलाद जोशी को केंद्रीय कैबिनेट में बड़ी जगह मिली। उन्होंने बेहद जटिल और भारी भरकम मंत्रालय संभाला था। धारा 370 हटने से लेकर राम मंदिर बिल और नागरिकता संशोधन बिल यानी कि CAA जैसे संवेदनशील मौकों पर संसद को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। कोयला एवं खान मंत्रालय की अगर बात करें तो यहाँ उन्होंने कॉमर्शियल माइनिंग और कोयला उत्पादन के बड़े सुधार लागू किए। 2024 में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार मिला। यानी प्रहलाद जोशी को सरकार चलाने, प्रशासनिक संकटों को हैंडल करने और बड़े रिफॉर्म्स लागू करने का एक लंबा अनुभव है। तो फिर सवाल वही उठता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार क्यों देना पड़ा? इसकी सीधी वजह है नीट 2026 और एनटीए पर उठता देशव्यापी विवाद, धांधली और पेपर लीक के लगातार निकलते आरोप, रेस मार्क्स और एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। देश भर के करोड़ों जो बच्चे हैं वो इस पर सड़कों पर उतर आए थे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर छात्रों और विपक्ष का चौतरफा दबाव था। शुरुआत में सरकार ने गड़बड़ी से इनकार किया, लेकिन जब सीबीआई जांच शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो जिम्मेदारी तय हो गई। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद ट्रबल शूटर यानी प्रहलाद जोशी पर दाव लगाया है। लेकिन कोयला या फिर ऊर्जा मंत्रालय चलाना एक अलग बात है और देश के 24 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य को संभालना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रहलाद जोशी के सामने इस वक्त
तीन सबसे बड़ी चुनौतियां निकलकर सामने आई है। अगर हम पहली चुनौती की बात करें तो नंबर 1 पर आता है छात्रों का खोया भरोसा लौटाना। सबसे पहला काम यह साबित करना होगा कि सिस्टम किसी भी तरह की धांधली को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के एग्जाम पैटर्न्स और सिक्योरिटी ऑडिट को पारदर्शिता में बनाए रखना। तीसरे नंबर पर है संसद से सड़क तक उठते सवालों का जवाब देना, विपक्ष के हमलों को शांत करना और आने वाले एग्जाम चक्र को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा कराना। शिक्षा मंत्रालय की यह कुर्सी सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं है, यह कुर्सी देश के उन लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ी है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के एक एग्जाम के लिए दांव पर लगा देते हैं। मंत्री बदलने से चेहरा बदल सकता है, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन क्या परीक्षा व्यवस्था के भीतर जमी गंदगी खत्म हो सकती है? क्या प्रहलाद जोशी एनटीए और परीक्षा प्रणाली को साफ सुथरा बनाए रखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ नेतृत्व बदलने से पेपर लीक रुकेंगे या फिर पूरे सिस्टम में कड़े कानून और बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।